हेलो। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। रविंद्र सैनी जी हैं, नमस्ते जी, बहुत-बहुत शुभाशीष आपको रविंद्र सैनी जी। लव-सोम हैं, यशोवर्धन यादव जी हैं, जय हिंद। आकृति अवस्थी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आकृति। कुलदीप कुमार हैं, सचिन हैं, प्रिया हैं, नीरज पाठक हैं और दीपाली जी हैं, कौशेंद्र नास्तिक हैं, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं जी। चलिए, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। बंटू चौहान, दुष्यंत शर्मा, रवि यादव, रागिनी सिंह, महेंद्र कुमार, संजू जी, अंशुल, विष्णुगिरी, सहदेव, शुभम, आकाश, राजीव, दीपक, मोहम्मद इब्राहिम, मुस्कान सोनी, खुशबू राजपूत, महेंद्र पाल, स्नेहा प्रजापति, मोहन प्रताप सिंह, विशाल सिंह जी हैं। आइए, ठीक है, हम सबसे पहले आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये सिलेबस आपका ग्रामीण परिवेश का है, ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास। जो सब्जेक्ट का नाम है वो है आपका ग्राम समाज एवं विकास, ये उसका सिलेबस है। ग्राम समाज एवं विकास का, ठीक है, सिलेबस आपके सामने है, आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वह होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में ये आपके टॉपिक दे रखे हैं बिल्कुल क्लियर। पहला है पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं, नंबर फर्स्ट। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड कॉन्सेप्ट। दूसरा है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और उनके प्रकार। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि ये आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये यूनिट आपकी, ठीक है, संपूर्ण तरीके से पूरी तरह से ये यूनिट आपकी कंप्लीट है, मोर देन कंप्लीट है ये यूनिट आपकी। ठीक है, तो इस यूनिट में हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, कई बार रिपीटेशन हुआ। ठीक है, एक बच्चा है हमारा और उसने कहा कि सर ठीक है बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे जब हम अगले लेक्चर में चले तो पिछले लेक्चर्स का हमने, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करवाया। उसमें क्या होता है कि जैसे जब हम पढ़ा रही होती है तो सामने, मेरा ये मानना है कि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाए। ठीक है, अगर वो डाउट में बोलता है ना कि सर मेरी ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसे वो बात समझाता हूँ। ठीक है, किसी भी हद तक जाकर समझाता हूँ, तो इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें, ठीक है, अधिक समय इसमें लग गया। बेसिकली 5 लेक्चर, 4 लेक्चर्स इसके लिए मोर देन इनफ थे। लेकिन फिर भी, ठीक है, कुछ ऐसी भी चीजें मैंने पढ़ाई जो आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी पूछे जाने की संभावना है, वो पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, उनके क्वेश्चंस आपने बने हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि हम यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, आरओ इनके क्वेश्चंस को लेकर आए थे और एक एक क्वेश्चंस आपने बनाया था, इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं था। और एक और बात मैं बताऊं कि कभी क्वेश्चंस को मैं नहीं बनाता या मैं नहीं कहता, ठीक है ना, एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, एक हमारे ही स्टूडेंट हैं जो कई बार मेंस वगैरह लिख चुके हैं, इस बार भी वो मेंस लिख रहे हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही सारे दे दे, ठीक है, टाइपिस्ट को। क्लियर है, अब वो दे देते हैं, उसमें मैं कोई, क्योंकि मैं, ठीक है, अगर मैं खुद से प्रश्नों को रखूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं बेईमानी कर लूं कि जो मैंने नहीं पढ़ाया ऐसे प्रश्न को मैं ना रखूं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है वन्य जीवन। ठीक है, वन्य जीवन की बातचीत मीन्स, ठीक है, वन्य जीवन के बारे में है, वाइल्ड लाइफ के बारे में है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपोर्टेंसी, जैव विविधता का महत्व। तो ये आपके टॉपिक है। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें। कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी, ठीक है, जिनमें हमें, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बनाने होंगे, तो वहां पर हम जो है ना उसको लिख कर बनाएंगे। और जहां पर थ्योरी है, 100% जहां पर थ्योरीज है, ठीक है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है हम पीडीएफ का यूज करेंगे समय बचाने के लिए। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट है। इसका एक बार हम रिवीजन करवा देंगे, केवल एक ही वीडियो में, केवल एक ही वीडियो में इसका हम कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे इस चीज का। इसके लिए आप तैयार रहना। ये आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन है, ठीक है, जिसमें आपदा निवारण सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरह से आप डिजास्टर को मैनेज करते हैं। ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से क्या नाम है उपाय अपनाए गए हैं, ठीक है, उसका इतिहास क्या रहा है आपदा प्रबंधन का।
उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना है। फिर इसके बाद आपका बना है, ठीक है, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, हर एक राज्य का अपना अपना। फिर 6 पॉइंट पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं। जब कहीं पर भी आपदा वगैरह की स्थिति होती है तो एनडीआरएफ फटाफट से जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर मतलब अगला 7th है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है। 8th है आपका जिसमें अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं, और फिर 9th है आपका जिसमें आपदा प्रबंधन में जो वैश्विक प्रयास है वो है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये आपका सिलेबस हो गया आपदा प्रबंधन का। आइए, ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसा आप जिस तरह से चाह रहे थे, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। अब हम यहां पर सबसे पहली यूनिट पर्यावरण संरक्षण अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक तो पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं। तो पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, देखो समझना, क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत करते हैं तो वहां पर, ठीक है, जब हम जलवायु परिवर्तन को पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज में ही हम कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में पढ़ लेंगे जब हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम पर्यावरण संरक्षण अवधारणाएं में, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, हम उन महत्वपूर्ण आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे हुए, ठीक है, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी, और उन महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को भी पढ़ेंगे। संबंधित पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व, उनसे संबंधित व्यक्तित्व को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने, ठीक है ना, स्पेशली बोला है उससे जो भैया पीडीएफ बनाता है मैंने की, कि इसमें आपको, ठीक है, इमेजेस का यूज करना है जिससे कि बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए कि अगर हम किसी भी पर्सनैलिटी का नाम ले रहे हैं मेधा पाटेकर, तो वो समझ सके कि मेधा पाटेकर कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, आइए, तो यहां पर हम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण आंदोलन उनसे संबंधित व्यक्तित्व देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद, ठीक है, नंबर फर्स्ट हमें ये देखना है महत्वपूर्ण आंदोलन एवं संबंधित व्यक्तित्व। दूसरे नंबर पर हमें क्या देखना है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं उन पुरस्कारों को हम लोग देखेंगे। देखिए, सेकंड। तीसरा हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं। अब ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपको एक बात समझनी है कि इन प्रयासों में हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया, ठीक है, हमने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ठीक है, हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए हैं, वो सारी चीजें, तो वो आपके इन्हीं सिलेबस का हिस्सा होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम पर्यावरण संरक्षण को आगे पढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें जलवायु परिवर्तन भी आ जाएगा, आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट एक्ट भी आ जाएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज भी आ जाएंगी, उसमें उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें नेशनल पार्क, उसमें, ठीक है, वो सब कुछ आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसमें। और इस तरह से ये आपका, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइए, अब हम यहां पर बोलेंगे तो भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि क्या है भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन की, ठीक है, ये हम समझेंगे कि तो भारत में विशेष रूप से 1970 के दशक में, ठीक है, एक ऐसा एरा था कि जहां पर लोगों में पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता थी, अवेयरनेस थी, और उन्होंने सरकार की उन हर एक पॉलिसी का विरोध किया जहां पर वनों को काटा जा रहा था, ठीक है, या फिर कोई डैम इत्यादि बनाया जा रहा था जिसके कारण वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ता। वहां की इकोलॉजी में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चेंज हो रहा था सरकार की किसी भी पॉलिसी से, तो लोग उसका विरोध करने लग जाते। ठीक है, आमतौर पर जो स्थानीय लोग होते थे, ठीक है, उनमें विरोध के स्वर होते थे, लेकिन उनका कोई अपना नेता नहीं होता था। ठीक है, तो वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग, ठीक है, आप पढ़ेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, ठीक है, बाबा आमटे जैसे लोग, वहां पर मेधा पाटेकर जैसे लोग, ठीक है, वहां पर अरुंधति रॉय जैसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो है वो उभर कर सामने आए, वो निकल कर सामने आए, ठीक है, जो ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, बहुत प्रमुख व्यक्तित्व थे और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? तो ये 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, भारत ने कई आंदोलनों को देखा और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा हुई।
ठीक है, स्थानीय लोग, ठीक है, जब उनको लगता था कि भाई ऐसा करने से, ठीक है, उनके अपने हित प्रभावित होंगे, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, वो ऐसे लोगों का सहारा देते थे जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। और फिर वहां पर स्थानीय और वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, इसके संदर्भ में प्रयास करते। और नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े, अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, और ये सभी आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में, ठीक है, समाप्त हुए। इनके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहां पर ये दो तीन पॉइंट आप देख लेंगे। भारत में विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद पर्यावरण आंदोलन की एक श्रृंखला उभरी। ठीक है, ये बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश में लिखना चाहे। ये आंदोलन विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न समयों पर स्थानीय चुनौतियों के प्रति हुए थे। ठीक है, जो वहां की स्थानीय चुनौतियां थी, जैसे कहीं पर जंगलों को काटा जा रहा था। अगर जंगलों को काटा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, वहां के लोग जो उन जंगलों पर निर्भर है ना, तो भाई उनकी तो आजीविका का साधन ही तहस नहस हो जाएगा। ऊपर से जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस उत्पन्न होंगे वो अलग। जंगलों के काटे जाने से सॉइल इरोजन बढ़ता है, जंगलों के काटे जाने से, ठीक है, फ्लड आती है, जंगलों के काटे जाने से जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वह कम होती है, जंगलों के काटे जाने से, ठीक है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो इकोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, वो तो अलग, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों की जो आजीविका निर्भर है वहां पर, ठीक है, वो भी खतरे में पड़ जाती। तो फिर लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर इस बात का विरोध किया। पर्यावरण आंदोलनों का विकास देश के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आप इसे उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे, दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरला के क्षेत्रों में भी आप इसको देखेंगे, और वही मध्य भारत में आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र, इनफैक्ट गुजरात जैसे क्षेत्रों में भी, ठीक है, आप इसे देखेंगे। तो किसी एक क्षेत्र विशेष तक ये सीमित नहीं थे, ये भारत के विभिन्न समयों में, ठीक है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ये आंदोलन हुए। लेकिन कहीं ना कहीं 1970 का जो दशक था, ठीक है, वो एक ऐसा दशक था जब लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति, ठीक है, चेतना उत्पन्न हुई, जागरूकता उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्तर की मीडिया सुर्खियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीडिया सुर्खियों का भी भारत में ये जो आंदोलन हो रहे थे ये विषय बने। और मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आपका ऐसा भी आंदोलन हुआ कि पहले वर्ल्ड बैंक उसको फंडेड कर रही थी, वर्ल्ड बैंक ने घोषणा कर दी थी कि हम इसको रुपए देंगे इस प्रोजेक्ट को, लेकिन जब भारत में लोगों ने आंदोलन किया तो वर्ल्ड बैंक ने भी अपने पैरों को पीछे खींच लिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा और जो फंडिंग थी वो रोक ली। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी जीत है कि पहले वर्ल्ड बैंक फंडेड कर रहा था, अब वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग को रोक लिया। तो आप इसे एक बहुत बड़ी जीत मानेंगे, है ना। बिश्नोई आंदोलन, देखिए, तो ऐसे ही हम प्रमुख आंदोलनों के आज हम 3-4 आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। एक बिश्नोई, एक चिपको, एक साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन है। लेकिन आज हम बिश्नोई, चिपको, ऐसे कर्नाटक में चिपको के, ठीक है, जैसा ही उसी से मिलता जुलता बिल्कुल अपिक्को आंदोलन हुआ, और नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर उसके बाद जो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ है, जंगल बचाओ आंदोलन हुआ है, देखिए, उसको हम आगे समझेंगे। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई आंदोलन बहुत पहले हुआ था। देखिए, बिश्नोई आंदोलन एक्चुअली वहां की महिलाओं के द्वारा किया गया। ये राजस्थान की बात है। ठीक है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, आप जानते हैं आप में से कोई कि व्हाट इज द, जी, ठीक है ना, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? अगर आप में से कोई जानते हो तो प्लीज मुझे बताएंगे। मैं भाई ये सब बताऊंगा इंद्रपाल जी कि यूएनएफ ट्रिपल सी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कौन से कन्वेंशन में हुआ था, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद, ठीक है, फिर रियो सम्मेलन है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, अभी परेशान मत होना। जी, एग्जैक्टली, खेजड़ी। तो हुआ क्या था कि राजस्थान में खेजड़ी, ठीक है, उनका एक बहुत, ठीक है, पवित्र वृक्ष था। जो विष्णुई समाज के लोग हैं वो खेजड़ी को बहुत मानते थे, बहुत पूजते थे, और खेजड़ी में उनकी आस्था थी। इस खेजड़ी वृक्ष में आस्था को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि उत्तर भारत में पीपल के वृक्ष को लेकर जो मान्यता होती है। तो आपने देखा होगा पीपल के वृक्ष को लोग काटने नहीं देते। हालांकि जो आस्था या मान्यता है इसके पीछे साइंटिफिक कारण होते हैं। कारण ये है कि पीपल का वृक्ष जो है वो अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक मात्रा में
ऑक्सीजन जो है वो देता है, क्योंकि उसके माध्यम से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो वृक्ष जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, बड़ा स्वाभाविक है वह उतना ज्यादा ऑक्सीजन एज अ सह उत्पाद प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन सह उत्पाद प्रोड्यूस करेगा तो उतना एक मानव को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे खेजड़ी के वृक्ष को लेकर थी। ठीक है, जब वहां के स्थानीय एक जमींदार थे, उनके द्वारा आदेश दिया गया कि इन वृक्षों को काटा जाए, है ना, भूमि के विस्तार के क्रम में, तो वहां के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। स्पेशली वहां की महिलाओं ने क्या किया कि वृक्ष का आलिंगन कर लिया, मतलब उनको अपने गले से चिपका लिया। उसने कहा कि अगर वृक्षों को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, ये तब तीक्ष्ण और तीव्र हो गया कि जब आदेश दे दिया गया कि अगर कोई ना हटे तो उसे काट दो। ठीक है, परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये आंदोलन हिंसक हो गया, और लगभग माना जाता है कि इसमें 350 से ऊपर लोगों की जान गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। ये बहुत शर्मनाक अवस्था थी। लेकिन कुल मिलाकर इस बिश्नोई आंदोलन ने, ठीक है, भविष्य में होने वाले आंदोलनों की नींव रख दी। ठीक है, मतलब ये आंदोलन हमने एक इतिहास के तौर पर सबक लिया कि ऐसा किया जा सकता है अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए। ठीक है, अगर मिटना भी पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, तो अमृता देवी, ठीक है, इसका ये जो आपका आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख जो नेता थी वो अमृता देवी है। अमृता देवी का नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो अमृता देवी ने, ठीक है, इस प्रयास का नेतृत्व किया। ये जो बिश्नोई आंदोलन था, ठीक है, इस प्रयास का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया। ठीक है, इस आंदोलन में लगभग 363 लोगों ने, ठीक है, अपने जंगलों के लिए, संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। 363 लोग, ठीक है, नोटा, ठीक है, लेस नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे भाई। ठीक है, कि अपने जंगलों की रक्षा के लिए लगभग लगभग 363 लोगों ने, ठीक है, अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, यह अपनी तरह का ऐसा पहला आंदोलन था जिसने वृक्षों की सुरक्षा के लिए उन्हें गले लगाने या आलिंगन करने की अवधारणा को अस्थायी रूप से स्थापित किया। ठीक है, अगर आपको वृक्षों को बचाना है तो आप आलिंगन करेंगे, उनको गले लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि भविष्य के आंदोलनों के लिए, ठीक है, इस आंदोलन ने एक आधार का कार्य किया जो भविष्य में होने वाले आंदोलन है, और अपनी तरह का पहला ऐसा आंदोलन जिसने वृक्षों की सुरक्षा के लिए उन्हें गले लगाने या आलिंगन करने की अवधारणा को अस्थायी रूप से स्थापित किया। यह आंदोलन विश्नोई आंदोलन के नाम से, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। और इस आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वह अमृता देवी है। यह आंदोलन राजस्थान में हुआ था और खेतड़ी वृक्ष के संदर्भ में हुआ था। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, और ये खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के संदर्भ में हुआ। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के संदर्भ में हुआ। संदर्भ में हुआ। में हुआ। देखिए, आज मेरा जो इरादा था, आज एक्चुअली मेरा इरादा आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ाना था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जहां पर मैं आपको बताता कि सूर्य से आने वाला जो इंसुलेशन होता है उसका नेचर कैसा होता है, फिर उसके बाद सूर्य से, ठीक, रात के समय सूर्य से वापस, मैं या पृथ्वी की धरातल से वापस जो जाने वाला इंसुलेशन होता है, फिर मैं वो पूरा बताता आपको, ऊष्मा बजट वगैरह, हीट बजट वगैरह, वो सब बताता। मैंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन चीजें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप मुझसे अच्छे से घुल मिल भी जाओगे। तो राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, और ये खिजड़ी वृक्ष के संरक्षण के संदर्भ में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बिश्नोई समाज के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, स्पेशली अमृता देवी जी की। ठीक है, मतलब महिलाओं की भूमिका होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें महिलाओं के बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अमृता देवी ने इस प्रयास का, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 363 लोगों ने अपने जंगलों के संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी। ये अपनी तरह का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें वृक्षों की सुरक्षा के लिए उन्हें गले लगाने या आलिंगन करने की अवधारणा को, ठीक है ना, एक स्थायी रूप से जन्म दिया गया, स्थापित किया गया। बिश्नोई समाज के आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ पर आप चिपको मूवमेंट देख रहे होंगे। चिपको मूवमेंट में जो इन लेडी को आप देख रहे हैं, इनका नाम है गौरा देवी।
ठीक है, ये चिपको मूवमेंट का पहला चरण है। देखिए यहां पर क्या होता है एक्चुअली कि एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना था सरकार के द्वारा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना था जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें यह भी था कि जो, ठीक है, वृक्ष कटते, उस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए उन वृक्षों को, ठीक है, बेचा जाता, ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो कि स्पोर्ट्स के सामान बनाती है। ठीक है ना, स्पोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे सामान, ठीक है, जो वुडन के बनते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट का बैट हो गया, हॉकी हो गया, तो ऐसी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, वो सारी चीजें थी। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे। इन विरोध करने वालों में, ठीक है, प्रमुख थी गौरा देवी। गौरा देवी उन जंगलों को अपना मायका कहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनकी आजीविका के प्रमुख साधन थे। वे जंगलों से, ठीक है, कंदमूल फल, वे जंगलों से औषधियां, और सबसे बड़ी चीज जो है कि जंगलों से वो अपना खाने बनाने के लिए, ठीक है, ईंधन और चारा भी इकट्ठा करती थी। प्लस, ठीक है, वो भेड़ बकरियां वगैरह पालते हैं, ठीक है, जो पशुओं को पालते हैं, तो पशुओं को पालने के लिए वो जो वन और जंगल में, ठीक है, जो घास इत्यादि होती है, वो भी एक बहुत प्रमुख साधन होती है। तो मतलब वन या जंगल पर निर्भर अर्थव्यवस्था थी उनकी, इकोलॉजी डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था थी उन लोगों की। ठीक है, लेकिन जब एक, ठीक है, सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव रखा और उस दिशा में जब प्रयास होने लग गया, तो लोगों ने विरोध किया। ठीक है, खूब विरोध हुआ इसका। और फिर सरकार ने समझा कि यार लोगों के विरोध के चलते तो हम इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो सरकार खुद थोड़ी नहीं काटेगी अपने कर्मचारियों से। सरकार ने वहां के एक स्थानीय, ठीक है ना, जमींदार टाइप व्यक्ति को, ठेकेदार को, ठीक है, उसका ठेका दे दिया। ठीक है, उसका वहां पे प्रभाव था, उससे बोल दिया कि भाई तुम्हें ये जंगल साफ करवाने हैं, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और उसको जो भी कुछ रुपया वगैरह दिया होगा सरकार, ठीक है, उसने कहा कि ठीक है ये हमारा काम है, हम करवा देंगे। ठीक है, ये बात उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की है, ये जो बात है। अब वहां पर उस ठेकेदार ने हिमाचल प्रदेश से कुछ लेबर्स को, कुछ मजदूरों को बुलवाया। ठीक है, जो कि पेड़ वगैरह काटने में बहुत, ठीक है, हस्त थे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुशल थे। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी पूरा हिली एरिया है, तो वहां पर भी पेड़ वगैरह, तो ऐसे लोग जो, उनको बुलवाया। और बुलवाने के बाद, ठीक है, उन्होंने एक चाल चली, ठीक है, सरकार ने और ठेकेदार ने, कि भाई जब तक पुरुष गांव में रहेंगे तब तक तो हम पेड़ों को काट ही नहीं सकते, क्योंकि पुरुष इसका विरोध करेंगे। तो ऐसा करो कि गांव को खाली करवा दो पुरुषों से। तो इसके लिए प्रोजेक्ट, ठीक है, बाकायदा सोच समझ के लाया गया कि पुरुषों से गांव को खाली कैसे करवाना है। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा हुआ था कि जब 1962 का वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, तो कुछ ऐसी जमीन थी बॉर्डर के पास की जिस पर सेना ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। सेना ने स्थापित कर लिया था, उस पर सेना ने अपने टेंट वगैरह और सब बना ली थी। तो वो जो जमीन है वो वहां के लोकल्स लोगों की थी। ठीक है, और उस पर उनको मुआवजा दिया जाना था। वो मुआवजा आप मान के चलिए कि 1962 के युद्ध के बाद, ये 1974 में हुआ है, 1974 में, तो अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। तो उन लोगों को मुआवजा देने के बहाने बुला लिया गया कि आप इस स्थान पर आ जाओ, हम आपको मुआवजा देंगे, ऐसे करके ये और वो। प्लस इस आंदोलन के दो बड़े नेता थे। ठीक है, एक सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनको भी सरकार ने गुमराह कर दिया, जिससे कि ये अपने ही घरों में रुके रहें या ना पहुंच पाए। देखिए ये पूरी एकदम फील्डिंग सेट कर ली। और ऐसे में थोड़े सा शाम के समय, जब लोग, ठीक है, थे ही नहीं, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, पूरा गांव में केवल महिलाएं हैं, तो कुछ लोग जो हिमाचली टोपी पहने हुए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी टोपियां उतारी क्योंकि वो हिमाचल के थे, और वो बस से आए। ठीक है, आगे ठेकेदार की गाड़ी थी, और उन्होंने बस को, ठीक है, पीछे ही रोक दिया, गांव से बहुत पीछे रोक दिया। और एक ऐसी पगडंडी से वो ऊपर की ओर चढ़ने लगे जहां पर पेड़ थे, कि उस पगडंडी का किसी को, मतलब वहां के लोकल्स को तो पता था, वैसे किसी को जानकारी नहीं थी। मुख्य रास्ते से नहीं गए, क्योंकि मुख्य रास्ते से जाएंगे तो महिलाओं को पता चल जाएगा। एक छोटी सी बच्ची ने देखा कि भाई गांव में कोई भी पुरुष तो है ही नहीं, है ना, सब लोग तो वहां पे मुआवजा लेने गए हुए हैं, बाहर गए हैं। तो अब ऐसे में ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में हाथों में कुल्हाड़ी वगैरह लिए, ठीक है, जा रहे हैं? तो वो तुरंत लौट कर आई और उसने वहां पर गांव की लेडीज को बताना शुरू किया। उनमें एक गौरा देवी भी थी। बताना शुरू किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो ये बात सुनकर महिलाएं सारी जंगलों की तरफ भागी। तब अब एक्चुअली क्या होता है कि जब वन जंगल वगैरह काटे जाते हैं, तो इसमें जो है ना, थोड़ा शराब वगैरह भी पी ली जाती है। भाई मेहनत का काम है, शराब पियेंगे, स्फूर्ति से करेंगे ऐसा। उनमें से बहुत सारे लोग शराब भी पिए हुए थे। अब वहां पर महिलाएं गईं, तो महिलाओं के साथ, ठीक है, ज्यादती भी हुई, थोड़ी बहुत बदतमीजी भी हुई। महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिलाओं के विरोध के कारण भी वो लोग नहीं माने। ठीक है, वो, ठीक है, आगे बढ़ते रहे। तो उनमें से एक महिला, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है,
ठीक, गौरा देवी, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, वृक्ष को पकड़ लिया ऐसे करके, और पकड़ने के बाद जब इन्होंने उसका आलिंगन कर लिया तो एक व्यक्ति जिसके पास बंदूक थी वो बंदूक लेते हुए आगे बढ़ा कि मार दूंगा मैं तुम्हें। तो तब इन्होंने ऐसे करके आगे अपनी, ठीक है ना, अपनी, ठीक है, सीने को दिखाती और बोला कि गोली मार दे यहाँ पे तू, लेकिन हमारे मारने के बाद ही तुम इन पेड़ों को काट पाओगे, उससे पहले नहीं। मतलब इतना बड़ा साहस, और इनके साहस को देखकर अन्य महिलाओं में भी साहस आ गया। अब मजदूरों ने कहा कि यार ठीक है, ये तो वृक्षों के लिए आदमी की जान थोड़ी नहीं ली जा सकती, बेशक चाहे आपने शराब पी रखी हो, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस होगा। तो वो जो वहां पे ठेकेदार था और ये मजदूर थे, ये वहां से पीछे हट गए। लेकिन जब इस बात की जानकारी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद जी को पता चली तो वो भी इस गांव में आए, चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में। उन्होंने सबसे पहले तो महिलाओं को शाबाशी दी, और दूसरा क्या हुआ कि एक ऐसी जनसभा स्थापित की गई, समझ रहा, एक ऐसी जनसभा स्थापित की गई जहां पर वो महिलाएं, ठीक है, वहां के स्थानीय लोग, और प्लस वो मजदूर भी थे, वो मजदूर अभी तक वहां से जा नहीं पाए, ठीक है, तो वो मजदूर भी थे, और उनको संबोधित किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने उन मजदूरों को भी समझाया कि ये क्यों जरूरी है वृक्ष हमारे लिए। देखिए, इनमें जितनी भी महिलाएं हैं वो सब उन वृक्षों को अपना मायका कहती थी। मायका मतलब वो उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। अगर मायका ही कट जाएगा, मायका ही नहीं रहेगा, तो वे हमारे जीने का क्या मतलब, हमारे जीने का क्या उद्देश्य। और इस तरह से एक सफल आंदोलन ये हुआ। मतलब पूरे विश्व ने देखा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, भारतीय किस हद तक जा सकते हैं। वृक्षों की कटाई के विरोध में यहाँ की महिलाओं ने, और फिर उसके बाद तो ये आंदोलन जो है वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत के जिस जिस क्षेत्र में अगर इस प्रकार की वृक्षों की कटाई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी कि भाई इस अमुक सरकारी प्रोजेक्ट को लाना है, इसलिए वृक्षों की कटाई आवश्यक है, इसलिए जरूरी है, तो लोग वहां पर खड़े हो जाते, लोग वृक्षों से लिपट जाते, लोग सरकार का विरोध करने लगते, क्योंकि ऐसा एक आंदोलन सफल हो चुका था। तो ठीक इसी को, चिपको को ये आधार बनाकर एक अपिक्को आंदोलन हुआ कर्नाटका में। अपिक्को भी ठीक ऐसा ही आंदोलन था, ठीक है, पांडुरंग साहब इसका नेतृत्व करते हैं। वहां पर भी कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए वनों को काटा जा रहा था, तो पांडुरंग साहब के नेतृत्व में वहां पर भी लोग वनों से चिपट गए, ठीक है, उन्होंने वनों का आलिंगन कर लिया, ठीक है। और जब उन्होंने ऐसा किया, एक बहुत बड़े स्तर पर किया, तो वहां पर भी उस, ठीक है ना, प्रोजेक्ट को, वो उस प्रोजेक्ट के जो मालिक थे, वो जो कंपनी थी, और जो सरकार की मिली जुली जो गांठ थी, उन लोगों को वहां से भी पीछे हटना पड़ा। क्लियर है, गेट इट? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे, देखिए ये आंदोलन समझ में आया? तो हर एक आंदोलन की मैं स्टोरी आपको जरूर बताऊंगा। एक बार प्लीज थम्स अप करके सब लोग बता देंगे जी। गूज बम्स, ओके। तो अब यहां पर आप देखेंगे चिपको आंदोलन, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। भारत में चिपको आंदोलन विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। मैंने सब कुछ बता ही दिया, रीड आउट मैं आपके साथ करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं हर एक, ठीक है, आंदोलन की स्टोरी आपको जरूर बताऊंगा। मैं बहुत कुछ जानता हूं इनके बारे में, लेकिन मैं सीमित शब्दों में इतना बताऊंगा कि इसकी बैकग्राउंड आपको समझ में आ सके, ठीक है। और देखो पॉइंट्स बाई पॉइंट्स में ही है, ठीक है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, और दोनों ही लैंग्वेज में है। तो भारत में चिपको आंदोलन जो है वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। चिपको आंदोलन, आप सब चिपको आंदोलन को नाम से जानते होंगे कि हाँ ऐसा कोई आंदोलन हुआ था। जी, ऐसा कोई आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन ने मध्य पश्चिमी हिमालय में अलकनंदा जल निकासी बेसिन की पर्यावरणीय समस्याओं की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, ठीक है ना। मतलब मध्य पश्चिमी हिमालय अलकनंदा जल निकासी बेसिन, अगर आपसे एग्जैक्टली कोई स्थान पूछे तो आप कहेंगे उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मध्य पश्चिमी हिमालय में अलकनंदा जल निकासी बेसिन की पर्यावरणीय समस्याओं की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता से पहले के युग में हिमालयी जंगलों को विनाश से बचाने के लिए शुरू हुए चिपको आंदोलन की जड़ें, ठीक है, वही है, स्वतंत्रता से पहले के युग में, ठीक है। अब हुआ क्या था कि ये आंदोलन बेशक 1974 या 1970 के दशक में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी थी। अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज अपने रेजिडेंट को स्थापित करने के लिए, अपनी कॉलोनी बसाने के लिए
ठीक है। या फिर अंग्रेज, कई बार ऐसा होता था कि अंग्रेजों के जो क्लब वगैरह होते थे, अंग्रेज उनको स्थापित करने के लिए जंगलों को कटवाते थे। क्लियर है? तो ऐसे में स्वतंत्रता से पहले भी वहां के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया है, अंग्रेजों की गोलियां खाई हैं। तो वहां के लोगों में, ठीक है, उनके ब्लड में है कि जब कभी भी वृक्ष को काटे जाने की बात आएगी, जब कभी भी उनके जल जंगल और जमीन के साथ छेड़खानी की जाएगी, तो उनका खून खौल उठता है इस बात को लेकर। ये पहले से ही चला आ रहा है, ये तब से शुरू हुआ है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कारण क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉजेस पढ़ेंगे चिपको आंदोलन की। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में औपनिवेशिक वन नीतियों के विरुद्ध अनेक विरोध प्रदर्शन किए गए। औपनिवेशिक वन नीति मतलब जो अंग्रेजों की फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट। औपनिवेशिक मींस अंग्रेजों का शासन को हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, मतलब ये कह रहा है कि 1910-20 के आसपास, 1910-20 के आसपास, जब हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, उस समय की बात है। तो जो अंग्रेजों की फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट अनेक विरोध प्रदर्शन वहां के लोगों ने किए, जो वहां के लोकल्स थे। इन रैलियों में लोगों की प्रमुख मांग बस यही होती थी कि वनों के लाभ, विशेषकर चारे का अधिकार वहां के स्थानीय लोगों को मिले, वनों का लाभ मिले, और स्पेशली जो चारे का अधिकार है वो वहां के लोगों को मिले। अंग्रेजों ने बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी, मैं इसके बारे में बता भी देता हूं आपको। अंग्रेजों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके अंतर्गत जो वन संपदा है वह राज्य की है। मतलब फॉरेस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, अंग्रेजों की प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट। ठीक है, उस फॉरेस्ट से वहां के जो लोकल्स हैं ना एक फल ले सकते, ना एक तिनका ले सकते, और ना ही चारा ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। इसके लिए उनको टैक्स देना होता था। तो अब सोच के देखो कि जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो एक लंबी जनरेशन से, एक लंबे समय काल से उनके दादा परदादा भाई उनका भोग करते हुए आए हैं, ठीक है, उनको अपने लिए यूज करते हुए आए हैं। अब तुम कानून बनाकर अगर आप उनको उनके अधिकारों से वंचित करोगे तो बड़ा स्वाभाविक है वो उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, है कि नहीं? ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है कि वो उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। तो अंग्रेजों ने जब ऐसा करने का प्रयास किया तो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के स्वर उठने लगे। ठीक है, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, बेटा इसको बंद, थैंक यू। तो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट विरोध के स्वर उठने लगे। आ रही है मेरी ये बात समझ में? है ना? तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप, ठीक है, एक तो वनों से प्राप्त होने वाले लाभ को हमें दें, वनों से प्राप्त होने वाले लाभ से आप हमें वंचित ना करें, नंबर फर्स्ट। और विशेषकर आप हमें वंचित नहीं कर सकते हमारे चारे और ईंधन के अधिकार से। तो 1960 में, ठीक है, मतलब जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश जब आजाद हो गया, तो सीमा सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र में एक विशाल सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया 1960 में। ठीक है, आपको पता है कि जो सीमा सुरक्षा, मतलब जहां पर चाइना या पाकिस्तान के साथ जहां पर हमारी सीमा मिली हुई है, या फिर आप अगर म्यांमार के क्षेत्रों, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार के क्षेत्र है, नेपाल भूटान, तो वहां पर सड़क निर्माण का कार्य करती है एक संस्था। वहां पर एनएचएआई नहीं करती, वहां ब्रो करती है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो। आपने देखा होगा जब कभी भी आप मनाली वगैरह गए होंगे, उत्तराखंड, स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां पर चाइना, ठीक है, इनका बॉर्डर लग रहा है, या फिर आप लद्दाख वगैरह के क्षेत्रों में गए होंगे, ठीक है, तो जहां पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे जहां पर चीन या नेपाल के साथ हमारा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि सीमा सड़क संगठन आपका स्वागत करता है। जी, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा कि सीमा सड़क संगठन आपका स्वागत, तो वहां पे ब्रो। तो 1960 में एक्चुअली हुआ ये, ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे, गर्मा गर्मी थी। तो उन क्षेत्रों में जो सीमा के समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सड़कों का एक नेटवर्क, जिससे कि अगर कभी आगे भविष्य में युद्ध होता है, और युद्ध हुआ अभी 1962 में, तो बहुत तेजी से रसद सामग्री पहुंचाई जा सके, वेपन्स पहुंचाए जा सके, सैनिकों के लिए खाना पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए एक विशाल सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया और अनेक अन्य प्रकार के कार्य भी किए गए। उन अन्य प्रकार के कार्यों को करने से मेरे प्यारे बच्चे, उसका जो असर हुआ वो वहां के जंगल और वहां के ओवरऑल इकोलॉजी पर हुआ। ठीक है, और ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा वहां के जंगल और वहां की इकोलॉजी पर, क्योंकि जब रोड बनती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, खुदाई होती है मेरे प्यारे बच्चे, और उस खुदाई के लिए बहुत सारे वन वगैरह काटे जाते हैं। पेड़ों को काटकर ढलानों से नीचे लुढ़काने से ऊपरी मिट्टी कमजोर हो जाती थी, पेड़ों को काटा जाता था और काटकर पेड़ों को ढलानों से, ठीक है, नीचे की ओर खिसकाया जाता था। तो इससे नीचे खिसकाने से ऊपरी मिट्टी कमजोर हो गई, जो बारिश के दौरान और भी ज्यादा कट गई,
वो जो ऊपरी मिट्टी, अब जब वो बारिश के दौरान और भी ज्यादा कट गई, तो जो नीचे घाटी क्षेत्र में बस रहे लोग हैं, घाटी क्षेत्र में बस रहे लोगों को, ठीक है, ऐसा कटान, मतलब इतनी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, वर्षा का जल प्राप्त होता था। मतलब पहले नहीं होता था उनको, लेकिन जब से वो वृक्ष काटे गए और ऊपर की मिट्टी कमजोर हो गई, तो अब मिट्टी क्योंकि बन नहीं है, ठीक है, वृक्ष क्या होता है कि पानी को रोक लेता है, पानी को पकड़ लेता है। अब वृक्ष है नहीं, रोड बनाए जाने के कारण ढलानें कमजोर हो चुकी हैं, तो घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर, ठीक है, इतना अधिक मात्रा में पानी जाने लगा, तो उनको समझ में आ गया कि ये सब किसके कारण हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण हो रहा है। इस सब के पीछे वनों की अंधाधुंध कटाई है कारण, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1970 में अलकनंदा की भयानक बाढ़ आई, जिसने जलग्रहण क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में तबाही मचा दी। 1970 के दशक में आई बाढ़ के दौरान उत्तराखंड के एक सामाजिक सेवा संगठन, जिसका नाम था दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है, गोपेश्वर, इन्होंने बचाव कार्यों में बहुत बड़े स्तर पर सहायता की। ठीक है ना। जब वहां पर बाढ़ आई 1970 की, उत्तराखंड की जो बाढ़ है वो आज भी फेमस है। अगर आप वहां के बड़े बूढ़े लोगों से पूछोगे, स्पेशली चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास क्षेत्रों की, तो वो उस बाढ़ के बारे में बताएंगे कि वो कितनी भयावह बाढ़ थी। लेकिन उसके पीछे कारण का क्या था कि जो सड़कों का नेटवर्क वगैरह बना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, तो वहां के स्थानीय लोगों को तो ये बात पता है, उनका गुस्सा किसके प्रति है, सरकार के प्रति। भाई ठीक है ना, सिक्योरिटी ये सब जरूरी है, स्ट्रेटेजिक मुद्दे, देखिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोआ, जिनके घर उजड़ गए इस बाढ़ में, उनको तो सरकार के प्रति गुस्सा होगी। ठीक है, मंडल के स्वयंसेवकों ने ये समझा कि भूमि और वन, साथ ही मनुष्य और वन, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जो अब वहां पर कुछ समाज सेवी संगठन थे, ठीक है, उन समाज सेवी संगठनों के बारे में हमने बताया कि एक सामाजिक सेवा संगठन, एक दसौली ग्राम स्वराज मंडल, एक गोपेश्वर, ये सब वाकई सामाजिक एनजीओ हैं एक तरह के। जब इन्होंने बचाव का कार्य किया तो उन्होंने इस बात को समझा कि भाई ये बात हमें समझनी चाहिए कि जिस तरह से भूमि और वन, ठीक है, वैसे ही आपके मनुष्य और वन, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूमि वन में, मतलब वन भूमि में, वैसे ही मनुष्य और वन भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो मनुष्यों को वन से अलग नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने ढलानों पर जो वनों की कटाई है, इसके नकारात्मक परिणामों के बारे में भी जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया। जनता को इतनी नहीं थी नॉलेज, है ना। अब जब उन्होंने इस पूरे डिजास्टर को देखा, तो उस पूरे डिजास्टर को देखने के बाद उन्होंने, ठीक है, वहां के लोगों को समझाया कि इन सब के पीछे कारण पता है क्या है, कि ढलानों पर जो अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की गई है, उन वनों की कटाई से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वहां की मिट्टी कमजोर हो गई, अब वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और अंततः इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन का नाम चिपको हिंदी शब्द आलिंगन से लिया गया है। चिपको मतलब आलिंगन, आप हिंदी पढ़ते होंगे तो चिपको मीन्स होता है आलिंगन। तो इस आंदोलन का जो नाम है वो चिपको हिंदी शब्द आलिंगन से लिया गया है। कहा जाता है कि लोगों ने ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए वन वृक्षों को गले लगाया, उनसे लिपट गए, उनको जकड़ लिया। 1 अप्रैल 1973 को मंडल में हुई एक बैठक में चंडी प्रसाद भट्ट, देखो इस आंदोलन के प्रमुख जो आप लोग देखेंगे, एक चंडी प्रसाद भट्ट देखेंगे, ठीक है, जो प्रमुख नेता है, और दूसरे आप देखेंगे इसमें जिनका अभी मैंने आपको नाम लिया था, जी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1973 को मंडल में हुई एक बैठक में चंडी प्रसाद भट्ट ने वृक्षों की कटाई के खिलाफ लड़ने के लिए वृक्षों से प्रेम करने की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, कि वृक्षों के जो कटाई हो रही है, वृक्षों की कटाई से अगर आपको लड़ना है, जी, वृक्षों की कटाई से अगर आपको लड़ना है, तो वृक्षों की कटाई से लड़ने के लिए आपको वृक्षों से प्रेम करना पड़ेगा। ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, यस। तो वृक्षों की कटाई से लड़ने के लिए वृक्षों से प्रेम करना, उन्होंने इस अवधारणा को रखा। चिपको नाम पेड़ों से लिपटकर अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की आपसी सहमति से अपनाई गई उस रणनीति से आया। अब ये आप देखेंगे, यह है अप्पिको आंदोलन, ये कर्नाटक के क्षेत्रों में ठीक वैसा ही है, यहां पर भी वृक्षों से लिपटा गया। अप्पिको आंदोलन ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में हुआ, ताकि जहां पर कुछ प्रोजेक्ट इत्यादि को बनाने के लिए वृक्षों की कटाई की जानी थी, तो वहां के जो लोग थे, ठीक है, वो भी पेड़ों से चिपट गए, और इनको जो इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि ये नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का विषय था, तो ये खबर पहुंच रही थी कि लोगों में कितने बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता फैली है ना। एक बहुत बड़ी खबर थी कि लोगों कितने बड़े स्तर पर जागरूकता फैली है कि लोगों ने, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक के क्षेत्रों में हुआ अप्पिको आंदोलन। भारत के वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक अप्पिको आंदोलन भी है। वन आधारित पर्यावरण आंदोलन मतलब वृक्षों और वनों की कटाई को रोकने से संबंधित, वनों और वृक्षों की कटाई से रोकने से संबंधित, तो भारत के वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक अप्पिको आंदोलन भी है।
यह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ था। ये स्थान ध्यान रखना है, कर्नाटक का उत्तरी कन्नड़ जिला है, उत्तरी कन्नड़ जिले के जो पश्चिमी घाट है वहां पर हुआ। ठीक है, ये कर्नाटक का वन जिला कहलाता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है उत्तरी कन्नड़ जो है। उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक का फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वन जिला है, जो पश्चिमी घाट का एक पार्ट है। इस क्षेत्र में काफी घने जंगल है और यहाँ पर काली मिर्च और इलायची जैसी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो कि कैश क्रॉप्स होती हैं, मतलब लोगों को आय देती हैं। देखिए ऐसी फसलें होती हैं, तो उन फसलों के लिए अनुकूल यहाँ पर जलवायु है। इस क्षेत्र में घने जंगल है और इस क्षेत्र में काली मिर्च और इलायची जैसी आय अर्जित करने वाली फसलों के लिए अनुकूल जलवायु है, सूक्ष्म जलवायु है। देखिए यहां पर ब्रिटिश शासन के दौरान समृद्ध वन संसाधनों का उपयोग किया गया। जहाजों के निर्माण के लिए यहीं से सागौन के पेड़ काटे गए और लकड़ी और ईंधन के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में यहां से वृक्षों को कटवाकर उनकी लकड़ी को बंबई भिजवाया जाता था। तो बहुत पहले से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों का इतने बड़े स्तर पर भैया कौन विरोध करे। जी जी, वॉरियर आयुष कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिश्नोई देखिए 1731 में हुआ है, चिपको 1973 में हुआ है और अप्पे को 1983 में हुआ है। नर्मदा बचाओ 1985 में हुआ है। और जो शांत घाटी है आपकी, ठीक है ना, सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली, माफ कीजिएगा, साइलेंट वैली, ये 1978 में हुआ है, साइलेंट वैली। बहुत अच्छे, ठीक है, तो आप इसको ठीक लिख लेना विशाल जी। हंस रहे हैं फोटो में ये तो। चलिए, तो अब यहाँ पर समझेंगे कि इस क्षेत्र में काफी घने जंगल हैं। यहाँ पर काली मिर्च और इलायची जैसी, देखिए, फसलों के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल है। ब्रिटिश शासन में ऐसा होता चला आ रहा था कि यहाँ पर, ठीक है, जो सागौन के वृक्ष है, सागौन की वृक्षों की लकड़ी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिख दो इसको जी, एक मिनट लिखो। ये, ठीक है, सबसे पहले बिश्नोई, चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, पिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन। चलो ठीक है, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, आपकी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इनकी डेट, क्योंकि अगर प्रश्न बना तो ऐसे बन सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लिख दिया, हाँ हाँ बिल्कुल लिख देंगे। चलिए, तो बिश्नोई 1731, 1731 में, चिपको एक्चुअली 1973 में, लेकिन ये अपने संपूर्ण उस पर पहुंचा 1974 के आसपास। ठीक है, चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में हुआ। ठीक है, नर्मदा नदी पर, मैं अभी आगे बताऊंगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट हुआ था ये 1985 में, नर्मदा बचाओ। बहुत अच्छे, ठीक है ना। अप्पिको आंदोलन जो कर्नाटका में हुआ 1983 में हुआ, अप्पिको आंदोलन। साइलेंट वैली ये 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। मतलब आप ये सोचेंगे कि आंदोलन इतने, और ये एक ही समय काल में होंगे। आप देखेंगे कि इस समय जितने भी ये प्रमुख आंदोलन हुए, देखिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा, देखिए ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हुए।
और फिर इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाना चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होगा कि लोगों के मन में सहानुभूति भी पैदा होगी, और फिर मतलब हृदय परिवर्तन भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, इन आंदोलनों के लिए फंडिंग किया। मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, इसके तहत जो मशीनरी वगैरह है उसको बहुत अच्छे से कार्य करने के निर्देश दिए, बाकायदा पर्सनल स्तर पर खुद भी उस चीज को मॉनिटरिंग किया। जीपी कुशवाहा जी, जी बिल्कुल, ठीक है। ये बिश्नोई आंदोलन बच्चे बहुत समय पहले हुआ है। जी हाँ, 1731, यस, 1731 है, 1731 ही है, 1931 नहीं है, ये बहुत पहले हुआ था। आइए, अप्पिको आंदोलन। अब हम यहां पर देखें तो ये मैंने आपको बता दिया, आजादी के बाद सरकार ने राजस्व के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। जी, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे, अरे वो नहीं है, मैंने डेट बता दी, आगे पीछे वो आपको मैंने डेट बता दी ना, आप आगे पीछे खुद कर लेना। ठीक है, वो आगे पीछे आप कर लेना। अब यहां पर देखो सन्ना हुआ क्या कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि हमारे पास तो समृद्ध वन संपदा है, हमारे पास बहुत रिच फॉरेस्ट, क्या नाम है जी, हमारे पास, हाँ, रिच फॉरेस्ट, ठीक है ना, संपदा है, हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेस है। तो अब हम क्या करें कि जंगलों को कटवा कर, क्योंकि देखिए इन वृक्षों को काटकर बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, वृक्षों से फर्नीचर बनाया जाता है और बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, तो हम इनको कटवा कर इन्हें बेचेंगे और इनसे राजस्व उगाएंगे। तो आजादी के बाद सरकार ने राजस्व के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। और वन विभाग जिसने औपनिवेशिक वन नीति को जारी रखा, उसने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सागौन और यूकेलिप्टस के एकल कृषि वृक्षारोपण में बदल दिया। ठीक है, कि अधिक से अधिक मात्रा में सागौन और यूकेलिप्टस के वृक्ष उगाए गए, ठीक है, क्योंकि इन वृक्षों की लकड़ी, ठीक है, ज्यादा महंगी बिकती थी। और जो उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, उनमें बहुत सारी वेराइटी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में महोगनी है, इबोनी है, सागौन है, ठीक है ना, आपका सीसम है, बांस है, रबर है, ठीक है, ऐसे कई सारे वृक्ष हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो जो वैरायटी थी, मतलब इसको कहेंगे डाइवर्सिटी, तो इन्होंने क्या किया कि डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया, और एक दो वृक्ष जो कि इकोनॉमिकली जिनकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिकली जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उन्होंने, ठीक है, उनको उगाना शुरू कर दिया। सागौन के वृक्षारोपण की योजनाओं का विरोध करते हुए बालेगड्डे गांव के कुछ युवाओं ने वन अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राकृतिक वन न काटने जाने का अनुरोध किया। ठीक है, शुरुआत यहां से हुई। ये गांव है बालेगड्डे गांव। तो बालेगड्डे गांव के कुछ ऐसे युवा, ठीक है, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पत्र लिखा बाकायदा, और प्राकृतिक वनों को ना काटे जाने का निवेदन किया, अनुरोध किया कि साहब प्राकृतिक वनों को नहीं काटिए। ठीक है, हालांकि सरकार ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सरकार का फंडा था रेवेन्यू को उगाने का, था कि वनों को काटकर बेचेंगे इनकी लकड़ी को, रेवेन्यू उगाएंगे। तो सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि नहीं, हम नहीं मानते बिल्कुल भी इसे। इसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया। ठीक है ना, चिपको आंदोलन के जो सूत्रधार थे, ठीक है, बहुगढ़ा साहब, उनसे अनुरोध किया गया कि वे स्थानीय लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें गले लगाकर पेड़ों की रक्षा करने की शपथ दिलाएं। ऐसा बहुगढ़ा साहब ने से अनुरोध किया कि वो स्थानीय लोगों को, वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि वो तब तक नेशनल हीरो बन चुके थे, बहुगढ़ा साहब, ठीक है, इसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, तो ये लोग वो थे, नेशनल हीरो थे। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों ने भी उनसे निवेदन किया कि आप आइए, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। लेकिन उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने भी बोला कि सभी स्थानीय लोग इकट्ठे हों और वो भी चिपको आंदोलन जैसी नीति अपनाए। 1983 में जब कुल्हाड़ी चलाने वाला, ठीक है, कलासे के जंगलों में आए, तो लोगों ने पेड़ों को गले लगा दिया और इस तरह अपिक्को आंदोलन का जन्म हुआ। अपिक्को मतलब एक कन्नड़ वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब गले लगाना होता है। ठीक है, अपिक्को मीन्स एक कन्नड़ वर्ड है जिसका मतलब गले लगाना होता है। तो 1983 की बात है, 1983, आपने जैसा बोला कि, ठीक है, जब ये लोग आए तो लोगों ने वही बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह उसको गले लगा लिया कि भाई हम नहीं कटने देंगे, और यहां से अपिक्को आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए, इसका अगर सफलता और प्रभाव के बारे में बात करें, इसके अपिक्को आंदोलन के नेता कौन थे? तो पांडुरंग साहब, जो स्थानीय नेता थे अपिक्को आंदोलन के, वो पांडुरंग साहब थे, स्थानीय नेता। क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा तो बाहरी थे, बाहरी व्यक्ति थे, उन्होंने एक तरह से इस विद्रोह को, ठीक है ना,
एक आत्मबल दिया, इस विद्रोह को एक आत्मबल दिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर। लेकिन पांडुरंग साहब के नेतृत्व में ही ये विद्रोह फला फूला। अपिक्को आंदोलन वर्तमान वन क्षेत्र को संरक्षित करने, खराब हो चुकी भूमि पर वृक्षारोपण करने और प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखते हुए वन संपदा का दोहन करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। अपिक्को आंदोलन ने लोगों के मूलभूत जीवन संसाधनों जैसे बांस के पेड़ों को बचाया, जिनका उपयोग हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में किया जा सकता है और वे कुछ रुपयों में इन्हें बेच भी सकते हैं। स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए जो औषधि वृक्ष है उनको भी संरक्षित किया गया। ठीक है, तो अपिक्को आंदोलन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए औषधि वनों को, ठीक है, चारे और ईंधन के लिए जो वन होती है, जो वन संपदा, उसको भी संरक्षित किया। बांस के वनों को संरक्षित किया, जिसके स्थानीय लोग बांस के वनों से प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको लोकल मार्केट में बेचते हैं, आय प्राप्त करते हैं। और ओवरऑल इससे उन्होंने उस क्षेत्र की इकोलॉजी को और उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बचाए रखा। अगर सरकार वनों को कटवा देती राजस्व की प्राप्ति के लिए, रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, तो अब आप बताओ कि बायोडायवर्सिटी पूरी खत्म हो चुकी होती। देखो, एक वन का कटना केवल एक वन का कटना नहीं होता। एक वृक्ष, ठीक है, जब बहुत बड़े हिस्से पर उगते हैं तो वहां पर एक इकोलॉजी बनती है, ठीक है, अपने आप में पूरी। ठीक है, उसमें जंगली जीव जंतु भी रहते हैं, पक्षियां भी रहते हैं। इसके अलावा, ठीक है, वो जलवायु दशाओं को भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, मानसून के समय वो बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं अपनी, ठीक है, संघनन में, कंडेंसेशन में उनके। और मानसून होने, वर्षा होने के बाद फिर वो उस वर्षा के जल के संग्रहण के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंपोर्टेंसी है। तो वनों का काटना केवल वनों का काटना नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं कि एकमात्र वनों का काटना नहीं है, उस क्षेत्र की पूरी इकोलॉजी का तहस नहस करना होता है। देखिए, पूरी इकोलॉजी का तहस नहस करना होता है। आइए, क्लियर। अब हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 में हुआ। देखिए, इस आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था जी। एक दो लोग हैं, गौरव कुमार, ठीक है, और विक्रम, नहीं विक्रम तो बहुत सही है जी, गौरव कुमार है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सर गौरव, आज तो नहीं दिखाई दे रहे आपको एक दूसरे के कमेंट, आज तो अपनी अपनी ही दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर की क्लास की जानकारी शायद आज नहीं होगी, कंप्यूटर की क्लास आई थिंक बाहर गए हैं। भाई, और कैसे लिख पाओगे, ये बताओ, और कैसे लिख पाओगे आप? ठीक है ना। हाँ, ये सब नोट करें, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट्स में क्यों लिखा है, जिससे कि सब नोट्स करें। और केवल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं। मैंने इसमें कोई रामायण नहीं लिखी, केवल इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। देर इज नो रामायण एट ऑल। ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। हाँ, ये सारी थ्योरी अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप सारी थ्योरी नोट करें। बाकी का हैंड रिटन नोट्स संस्था की तरफ से आपको मिलते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, बाकी का आप करना चाहें तो आप खुद भी करें। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है, और आप चाहें तो इस पीडीएफ की वर्ड फाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस पीडीएफ की वर्ड फाइल डाल दूंगा। वर्ड फाइल में क्या है कि आप A4 पेपर में उसको निकलवा सकते हैं। जैसे आपका A4 पेपर होता है ना, रजिस्टर होता है, आप उसमें आप इसको निकलवा सकते हैं A4 पेपर में। क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर मैंने इन्हीं नोट्स को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, इन्हीं को मैंने सॉर्ट कर दिया जो आपके इस तरह से लिखे हुए हैं, तो शॉर्ट्स करने पर क्या होगा कि आप ही लोग फिर विरोध करोगे कि सर, ठीक है, अब तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन हम लंबे समय तक इनको कैसे याद रख पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत खुद से भी करनी होगी यार, इतना ज्यादा आपको। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये क्या था एक्चुअली, 1985 में नर्मदा नदी पर एक डैम बनना था, सरदार सरोवर डैम, जो बन चुका है, आपने देखा होगा सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम बनना था, और एक अनुमान था कि सरदार सरोवर डैम के बनने से लगभग 10 लाख लोग विस्थापित होंगे। ठीक है, मोटा मोटा 10 लाख लोगों के जीवन पर इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पर। दूसरा, उस क्षेत्र विशेष की इकोलॉजी तो पूरी तबाह हो जाएगी। ठीक है, उस क्षेत्र विशेष की इकोलॉजी तो पूरी तहस नहस हो जाएगी। तो एक दूसरी बात ये भी थी, समझ रहा, उस क्षेत्र विशेष की इकोलॉजी। अब यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कत क्या थी। देखो, जब डैम बनेगा
तो बहुत बड़े स्तर पर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। कंस्ट्रक्शन का सारा वेस्टेज किस में जाएगा? नदी में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जब कंस्ट्रक्शन का वेस्टेज नदी में जाएगा तो नदी में जितने भी जीव जंतु हैं, जो नदी की वाइल्ड लाइफ है, वो नदी की वाइल्ड लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। मतलब अब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ा दिया, तो नदी की वाइल्ड लाइफ खराब होने का मतलब है नदी में फोटोप्लैंक्टन्स होंगे, छोटी मछलियां होंगी, बड़ी मछलियां होंगी, पूरा एक फूड वेब, पूरी एक फूड चेन होगी, पूरा एक इकोसिस्टम होगा नदी का अपना, पूरा तहस नहस हो जाएगा। उस नदी के इकोसिस्टम के तहस नहस हो जाने से, ठीक है, वहां के जो स्थानीय और अन्य जीव जंतु हैं जो इनडायरेक्टली उस पर निर्भर है, ठीक है, उनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस अगर आप ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने बोला लाखों लोग इससे प्रभावित होने वाले थे। तो मेधा पाटकर, देखिए इसमें एक प्रमुख नाम आता है मेधा पाटकर, बहुत पढ़ी लिखी महिला, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, जिनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे मेधा पाटकर जी के, और वे स्वयं जो है उन्होंने मास्टर्स किया था सोशल साइंस में, उसके बाद वो पीएचडी कर रही थी। जब उन्हें ये बात पता चली पाटकर साहब को, तो उन्होंने अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी और वे इस आंदोलन में कूद पड़ी। उनको देखते देखते फिर उस समय की एक और इंटेलेक्चुअल महिला जिनका नाम अरुंधति रॉय था, वो भी इसमें शामिल हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने, आईवीआरडी ने फंड भी दे दिया था, मतलब अनाउंस कर दिया था कि हम फंड देंगे, सरकार ने फंड मांग लिया था। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े स्तर पर चला, ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों का विषय बना रहा, और ये बात फिर आगे जब वर्ल्ड बैंक को पता चली कि इस प्रोजेक्ट में फंड देने के कारण एक बहुत बड़े स्तर पर दिक्कत आ सकती है, इसमें वर्ल्ड बैंक की छवि भी खराब हो सकती है, क्योंकि भारत के और वहाँ के जो स्पेशली जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट में हैं। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने भी फंड रोक दिया। आप सोच रहे हो, मतलब एक बहुत बड़ी जीत होती है किसी भी पर्यावरणीय आंदोलन में, ठीक है, उसको सफल बनाए जाने में, कि कोई थर्ड पार्टी जो फंड कर रही है सरकार के प्रोजेक्ट को, और जो इतनी बड़ी स्तर की संस्था है, उसने फंड को ही रोक दिया। ठीक है, और इसमें एक प्रमुख नाम आता है बाबा आमटे जी का। जी सर, आप आलू हो, जिस भी सब्जेक्ट में घुलते हो ऐसा लगता है कि आप उसी सब्जेक्ट के लिए बने हो। फेबुलस, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के खिलाफ संघर्ष भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन है। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना का एक प्रमुख प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो इसके खिलाफ संघर्ष भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन है। नर्मदा भारत की प्रायद्वीपीय, ठीक है, एक नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, पश्चिम की तरफ बहती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। कई झरनों के बीच से गुजरती हुई नर्मदा लगभग 1300 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खूबसूरत वन पहाड़ियां, हरे भरे कृषि मैदान और छोटी चट्टानी घाटियों से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये नर्मदा के बारे में अभी तक बताया गया है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें से आपको क्या पॉइंट्स याद करने हैं कि नर्मदा की लेंथ, ठीक है, नर्मदा 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दो ही नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, एक नर्मदा और उसके नीचे तापी, दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं। बीच में सतपुड़ा पर्वत है ना। आइए, अब इसके बाद नर्मदा नदी विकास परियोजना, जिसमें नदी और उसकी 51 मुख्य सहायक नदियों पर 30 विशाल बांधों और कई छोटे बांधों का निर्माण, ठीक, कराया जाना था। ये था ओवरऑल। ठीक है, आपका नर्मदा नदी विकास परियोजना। इसमें नॉट इवन नर्मदा नदी, समझना, इसमें केवल नर्मदा नदी नहीं, इसमें नर्मदा नदी के साथ साथ इसकी 51 मुख्य सहायक नदियां जो हैं, 51 मुख्य सहायक नदियां, ठीक है, इन पर 30 विशाल बांध, 30 तो बड़ी बड़ी डैम बनने थे, और छोटे छोटे डैमों की तो बहुत ज्यादा संख्या थी। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी जल परियोजनाओं में से एक है। इस पहल से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, ठीक है, एक तो फूड प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा जल विद्युत परिया जल विद्युत उत्पादन जो है उसमें सुधार होगा। ठीक है, साथ ही घाटी और वहां की आबादी की जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। मतलब एक तो फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, इरिगेशन, तो फसलों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए खाद्य उत्पादन, सिंचाई और खाद्य उत्पादन दोनों का संबंध होता है। ठीक है, एक तो ये इसका प्रमुख। अब इसमें हुआ क्या कि इसके अनुसार जब बांध और जलाशयों का निर्माण होना था, ठीक है, बांध और जलाशयों का निर्माण होना था, तो अनुमानत है 10 लाख लोग इससे विस्थापित होंगे।
ऐसा माना गया। 3,50,000 हेक्टेयर वन भूमि तथा लगभग लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, ठीक है, जलमग्न हो जाएगी। आप सोच रहे हो, ठीक है, कितना बड़ा इंपैक्ट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 लाख लोग इससे विस्थापित होने थे। अगर आप देखें, 3,50,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड और लगभग लगभग 2 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पानी में डूब जाएगी, ठीक है, इस परियोजना से। ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब डैम वगैरह बन जाएंगे तब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब तक ये परियोजना बनेंगी, उसकी 51 सहायक नदियां और प्लस नर्मदा, जिस पर 30 टोटल बड़ी बांध और छोटे छोटे बांध, तो इसमें ये पूरा डेटा दिया गया है कि इतने बड़े हिस्से पर जो है, ठीक है, अब आप सोच के देखो, इतना बड़ा हिस्सा अगर 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी जलमग्न रहा, तो वहां की जो इकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वहां का समुदाय बदल जाएगा। आप समुदाय वगैरह सब कुछ पढ़कर आए हो। ठीक है, समुदाय की 3 अवस्थाएं, इकोलॉजी चेंज हो जाएगी, वहां की कम्युनिटी चेंज हो जाएगी, और वहां के लोगों का जीवन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, यदि वहां के वो लोग जिनका जीवन एकमात्र एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर चलता है, वहां के ऐसे लोग जिनका जीवन एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली आय पर चलता है, जो खाद्यान्नों की कृषि करते हैं या फिर अन्य कोई कृषि उत्पाद से अपनी आय प्राप्त करते हैं, तो उनका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है, इसमें वन घाटियों में शिकार और पशुपालन करने वाली आदिवासी जनजातियों के साथ साथ उन किसानों द्वारा भी कड़ा विरोध किया जा रहा था, जो जलाशय के जल भराव भराव से विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सरदार सरोवर डैम गुजरात में बनेगा, ठीक है, इससे वहां के जो स्थानीय आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, वहां की जनजातियों के द्वारा भी विरोध किया गया, और वहां की जनजातियों के साथ साथ किसानों के द्वारा भी, जिनकी भूमियां जलमग्न हो जानी थी, उनके द्वारा भी विरोध किया गया। चलिए, और लगभग 40,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि और 250 बस्तियां जहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर इंसान रहते हैं, वो तो हो गया फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन प्लस अगर हम बात करें कि जहां पर मानव बस्तियां हैं, जहां पर ह्यूमन रेजिडेंसियां हैं, तो लगभग 40,000 हेक्टेयर से अधिक 250 बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। मेधा पाटकर, ठीक है ना, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय और बाबा आमटे का नाम इससे जुड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं इसमें आपको पढ़ना। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हैं, बस यही सारी चीजें हैं। आइए, अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। मतलब हमने 3-4 प्रमुख आंदोलन पढ़े। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, ठीक है, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो प्रमुख पर्सनैलिटी हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, प्रमुख पर्सनैलिटीज। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इसके मैं 20 एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। दिशा में प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये अब हम कल पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, और कल हम पूरी उम्मीद करेंगे कि इसको कल हम कंप्लीट कर लें। प्रमुख व्यक्तित्व में, ठीक है, आपने मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, इनके बारे में पढ़ लिया। बस इनको कौन कौन से पुरस्कार वगैरह मिले हैं, ये सब। जी, हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। साइलेंट वैली वगैरह, ठीक है, मैंने बता नहीं अभी। ठीक है, साइलेंट वैली आज मैंने इतने पढ़ाए। ठीक है, साइलेंट वैली, ठीक है, मैं कुछ व्यक्तित्व को पढ़ाने की बात बताऊंगा, क्योंकि जब एक जैसा हो जाता है ना, तो एक जैसा होने पर, ठीक है, अभी एक ही तरह के आंदोलन, तो आंदोलन पढ़ लिए, फिर कुछ व्यक्तित्व पढ़ लो, उसके बाद फिर आंदोलन पढ़ लेना, साइलेंट वैली वगैरह, फिर उसके बाद व्यक्तित्व पढ़ लेना, ऐसे करके कर लेना। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। ठीक है, नहीं भाई, इससे बढ़िया तो अब आपको नहीं पढ़ा सकता कोई, मैं आपकी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप में कोई कमी है, आप उसका सुधार कर लो अपना खुद सेल्फ एवोल्यूशन करके। ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अमृता देवी, जिन्होंने विष्णुई आंदोलन का नेतृत्व किया, वे अमृता देवी जी थी।